हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आप जानते हो कि हम लूसेंट रिवीजन आपकी करा रहे हैं। तो इसमें जनरल साइंस में हमने अभी तक बायो के बहुत सारे चैप्टर्स रिवाइज आपको करा चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा जैव विकास। अभी तक पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हमने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था, कोशिका के बारे में पढ़ा था। तो इसके अलावा भी आपको जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सब हम आपको बताते चलते हैं। जहाँ भी हम आपको बोले कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस चीज़ को आप टिक करके वीवीआई ज़रूर कीजिएगा। और जब भी आप रिवीजन करने बैठो तो उस समय अपने लूसेंट की बुक को लेकर बैठो ताकि आप वहाँ पे उसको अंडरलाइन करते चलो, उसे वीवीआई या जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट करते हुए चलो, या अगर हम कुछ एक्स्ट्रा आपको बताते हैं तो आप उसे भी नोट कर सकते हैं। और वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगी जब आप पढ़ोगे तो। या फिर आप पहले से इस चैप्टर को पढ़ के रखो और उसके बाद आप वीडियो को देखो तो इस यहाँ से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी अच्छी तरीके से और आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है जैव विकास। इसमें है प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा आधिकारिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। मतलब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हम इसे ही कहते हैं। जीव जंतुओं की रचना कारिकी एवं रासायनिक भ्रूणीय विकास वितरण आदि से विश्लेषण क्रम व संबंधी में आधार पर सिद्ध किया जाता है जैव विकास हुआ है। ऐसा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कहीं भी आपसे सब्जेक्टिव तो एग्ज़ाम आपका हो नहीं रहा है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले के लिए कभी भी आपसे जैव विकास क्या है ऐसा नहीं पूछेगा। तो इसमें है इम्पॉर्टेंट ये है कि किन किन का सिद्धांत आया हुआ है जैव विकास से संबंधित। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नाम लेमार्क, डार्विन, वैलेस एंड डी ब्रीज ने जैव विकास के संबंध में अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए या उन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले प्रमुख प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जो इस तरह है। उन्होंने प्रमाण दिया था बहुत सारी चीज़ों में जो कि इस तरह का है। जैसे फर्स्ट प्रमाण था वर्गीकरण का प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। तुलनात्मक शरीर रचना मतलब शरीर रचना किस तरह से बढ़ता या घटता चला गया है, इस चीज़ को उन्होंने एनालाइज करके कहा था कि इवोल्यूशन होता गया है। दूसरा है अवशेषी अंगों से प्रमाण, संयोजता जंतुओं से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण। भौगोलिक वितरण मतलब अलग अलग जगह पे लोगों के जाने से उनमें चेंजेज आए हैं और उस तरह से भी इवोल्यूशन हुआ है, तो उसको भी इन लोगों ने स्टडी की है। तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रसायनी से प्रमाण, अनुवांशिकी से प्रमाण, पशुपालन से प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मों से प्रमाण। और इसमें जीवाश्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जीवाश्म मतलब फॉसिल्स के बारे में स्टडी की गई है। सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है समजात अंग मतलब होमोलोगस ऑर्गेन्स, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई दे सकते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि होमोलोगस ऑर्गेन्स वैसे ऑर्गेन्स होते हैं जिनका रचना अलग अलग हुआ होता है लेकिन काम सेम होता है। जैसे कि सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमरस, रेडियोअल्ना, कॉर्पसल्स, मेटाकॉर्पसल्स आदि अस्थियां होती हैं। इनका भ्रौणिकीय विकास भी एक सा ही होता है परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग है। सील का फ्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े का टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है। मतलब काम सबका अलग अलग है लेकिन उनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक जैसा हुआ है। तो ऐसे अंगों को हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गेन्स। और इससे पता चलता है कि जो जंतु हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और उनका विकास किस तरह से हुआ है। अगला है समरूप अंग। इनको बोलते हैं एनालोगस ऑर्गेन्स, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं।
इसमें आपको याद रखना है तितली पक्षियों का चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलुओं के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर परों द्वारा एंड चमगादड़ की पंख की रचना हाथ की 4 लंबी उंगलियों तथा छड़ के बीच फैली त्वचा से होती है। अगला है औसेसी अंग। औसेसी अंग मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में विकसित होते थे परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त होने के कारण विकास के क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, औसेसी अंग कहलाते हैं। जैसे कि कर्णफलक, त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर आता है। हमारे जो तित हैं उसमें भी एक जो तित है वो वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है। इसके अलावा कॉकिक्स है, मतलब जो हमारा वर्टिब्रल है, वर्टिब्रा, उसमें जो लास्ट वर्टिब्रा होता है उसे कॉकिक्स कहते हैं और वो भी हमें किसी काम का नहीं है, क्योंकि पहले हमारे पूर्वजों में पूँछ हुआ करते थे लेकिन अब हमें पूँछ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। पिन्ना, कान का जो पिन्ना होता है वो भी एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन ही है कि उसका कोई काम नहीं है। मनुष्य में लगभग 100 औसेसी अंग पाए जाते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, मैंने पहले भी कहा है कि जितने भी नोट दिए हुए होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसको तो आप किसी भी तरह याद रखिएगा। तो मनुष्य में लगभग 100 औसेसी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी साइनोबैक्टीरिया थे। आपको मैं बता दूं सबसे ओल्डेस्ट या सबसे पहले डेवलप होने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो आर्कीबैक्टीरिया है और उसे एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो वो आर्कीबैक्टीरिया के बाद साइनोबैक्टीरिया का डेवलपमेंट हुआ और साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी आप जानते हो एक तरह का बैक्टीरिया होता है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण उसमें हो सकता है। तो प्रकाश संश्लेषी जीव सबसे पहला साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है और स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से ही हुआ है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है जीवाश्म। अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। इसके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। मतलब फॉसिल्स जो धरती में दब गए हैं और उसके बाद वो हमें मिलते हैं तो हम स्टडी करते हैं कि हाँ हमारे जो पूर्वज थे उनका क्या स्ट्रक्चर था, वो किस तरह के थे और क्या क्या बदलाव आया है। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए फॉसिल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब जीवाश्म विज्ञान बहुत सहायक होता है ये पता लगाने में कि किस तरह से जीवों का विकास होता चला गया है। जैव विकास के सिद्धांत, यहाँ ये सब इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या सिद्धांत रहे हैं जैव विकास के। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जिनमें लेमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। तो ये आपको याद रखना है, लेमार्कवाद, डार्विनवाद एंड उत्परिवर्तनवाद। अगला देखते हैं लेमार्कवाद। लेमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ था। फिलॉसफिक जूलॉजिक नाम याद रखिएगा, हिंदी में नहीं, इंग्लिश इसका टर्म फिलॉसफिक जूलॉजिक है एक्चुअली। तो ये फिलॉसफिक है, फिलॉसफिक जूलॉजिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि लेमार्क की बुक का नाम जो है वो फिलॉसफिक जूलॉजिक है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं उनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इन अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। इसके फलस्वरूप नई नई जातियाँ बन जाती हैं। इतना नहीं, सिंपली आप इतना याद रखिए कि इन्होंने कहा था यूज़ एंड डिसयूज़, मतलब
जिन अंगों का हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, और जिन अंगों का हम कम उपयोग करते हैं वो यूज़ में नहीं रह जाते हैं, मतलब वो बेकार हो जाते हैं हमारे लिए और उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। और जो डेवलप होते हैं वही अगले जनरेशन में जाता है। जैसे कि जिराफ का गर्दन, उनका कहना था कि जिराफ का गर्दन इसलिए लंबा हो गया क्योंकि वो लंबे लंबे पेड़ों की पत्तियों को तोड़ के खाना चाहते थे, तो वो अपनी गर्दन को ऐसे मतलब खींच खींच के लंबा करने की कोशिश में वो लंबी हो गई, पर ऐसा नहीं था, और इसीलिए इनके मतलब लेमार्कवाद काफ़ी दिनों तक नहीं चला, लोग इसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दिए थे। तो ये सबसे पहला इन्होंने दिया था सिद्धांत कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। अगला है डार्विनवाद। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। डार्विन ने मतलब डार्विनिज्म भी इसको कहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावसेस का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, पुरावसेस का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, इन्होंने 1831 में बीगल नामक जहाज में MS बीगल, इस जहाज का नाम था MS बीगल, नाम याद रखिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों के प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। मतलब जितने भी जंतु होते हैं उनमें वो बहुत सारे, मतलब आप देखते हो जैसे कुत्ते बिल्लियों में भी बहुत ज़्यादा संख्या में वो बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उसमें वही सरवाइव कर पाता है जो स्ट्रांग होता है। तो इनके कहने का वही मतलब था। अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। जो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते, ये विविधताएं इनके जनकों में वंशानुक्रम में मिलते हैं, संघर्ष के लिए लाभदायक होती है, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं और काफ़ी समय बाद जीवधारियों के लक्षण में मूल जीवधारियों से भिन्न होते चले जाते हैं और एक नई जाति बन जाती है। तो इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने MHS बीगल नामक जहाज़ पे इन्होंने पूरा विश्व का भ्रमण किया था, और बहुत सारे एक बर्ड के बारे में भी इन्होंने स्टडी किया था जिसे डार्विन फिंचेज कहते हैं। तो डार्विन फिंचेज भी इन्होंने स्टडी की थी, और उसके बाद इन्होंने कहा था कि इनके बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज़ हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बहुत संतति उत्पन्न करते हैं, और उसमें से वही सर्वाइव कर पाता है जो कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव और स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वही सर्वाइव कर पाता है, और बाकी सब विलुप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, और फिर वो चीज़ें ही अगले जनरेशन में जाती है, और इस तरह से वो डेवलप करते चले जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे जानवरों से जो संघर्ष करना पड़ता है तो उस संघर्ष में वही जीतते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। अगला है नॉ डार्विनवाद, मतलब नियो डार्विनिज्म। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद के जीवनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया है, जिसे नॉ डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। ये कारक हैं विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृति, वर्ण और जनन। ये आप याद रखिएगा, न्यू डार्विनिज्म में ये 4 चीज़ें कही गई हैं और ये चारों इम्पॉर्टेंट हैं: विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृतिवरण और जनन। इस प्रकार नौ डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के फलस्वरूप जीवों की नई जातियां बनती हैं, जिन्हें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। आप जेनेटिक्स में पढ़ चुके हो जीन के बारे में, मतलब जीन जो है वो ट्रांसफ़र होते रहता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और आप ये भी जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्रॉसिंग होती है, 2 अलग अलग
जीन्स के बीच, और फिर वो कैरेक्टर अगले जनरेशन में जाता है। तो जीन्स के मतलब जीन्स में अगर किसी भी तरह का परिवर्तन आता है तो वो अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है, और उस फिर नए कैरेक्टर्स अगले जनरेशन में आ जाते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो न्यू डार्विनिज्म बेसिकली जेनेटिक्स पे उन्होंने स्टडी की थी और उसके बारे में बताया था, इसलिए इसमें जनन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत ह्यूगो डिवरीज के द्वारा दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डिवरीज के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य जो हैं वो इस तरह से हैं। नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती हैं, बल्कि उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती हैं। उत्परिवर्तन का मतलब होता है किसी तरह का भी जीन मैनिपुलेशन। ह्यूगो डिवरीज ने एक्चुअली म्यूटेशन की स्टडी की थी, मतलब जो जीन्स होते हैं वो उसमें ये सडन चेंज को म्यूटेशन कहा जाता है, और म्यूटेशन की वजह से, ये आई थिंक आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, म्यूटेशन की वजह से जीन में चेंजेज आते हैं और फिर एक जैसे बच्चे नहीं रह पाते हैं, एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो विविधताएं या विभिन्नताएं इसी वजह से आती हैं। इस प्रकार की उत्पन्न जाति का प्रथम उत्परिवर्तक कहलाता है लक्षणों के लिए शुद्ध नस्ल का होना। उत्परिवर्तन अनिश्चित होती है। अनिश्चित का मतलब है कि ये सडन चेंज, मैंने पहले ही कहा सडन चेंज होता है, ये कोई निश्चित नहीं होता है कि ये होगा ही, क्योंकि ये पहले से फिक्स नहीं होता है। यह किसी भी अंग विशेष में अपना अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकती है। उपयुक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसी जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक के इतने अधिक भिन्न हो नई जाति बना सकते हैं। तो ये आपका जैव विकास में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आप थी। ये कोई बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, इसमें 2-4 चीज़ें ही आपको याद रखनी है। जैसा कि आपने देखा कि ह्यूगो डिवरीज ने उत्परिवर्तनवाद को दिया है। इसके अलावा न्यू डार्विनिज्म में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, डार्विनिज्म का सिद्धांत क्या है, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने किस जहाज़ पे भ्रमण किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, तो आप इसको याद रखिएगा। और लेमार्कवाद में इम्पॉर्टेंट है उनके बुक का नाम, वो याद रखना है आपको, फिलोसफिक जूलॉजिक। और इसके अलावा ये मनुष्य में लगभग 100 असेसी अंग पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ के रखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं देखा है, हमारे पुराने वीडियोस को जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। जनरल साइंस की प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अभी तक दिए जा चुके हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो शामिल हैं। तो आप जिन लोगों ने भी वो सब नहीं देखा होगा, वो जाके देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, उनके एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके और लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़, इसे और शेयर कीजिए। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले से पहुंच जाएगा और आप उसे देख सकते हैं टाइम पे। हम कोशिश करेंगे कि एक टाइम टेबल हो जिससे आपको आसानी रहे, उस टाइम में आके आप वीडियो देख सकें। क्योंकि ऐसे अभी तक आपको लगता होगा पता नहीं कब तक वीडियो आएगी नहीं आएगी, तो आपके फ़ायदे के लिए हम सोच रहे हैं कि एक टाइम टेबल तैयार कर दें और उसके अनुसार आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए। इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।